नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल तो बन गया, पर विभागों का वितरण अभी तक नहीं हुआ। सबको इंतजार है। नए मंत्रियों के विभाग बटे और नए कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष का नाम ऐलान हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही काम 5 जनवरी को श्रीकरणपुर में मतदान समाप्त होने के बाद होंगे। क्यों, इसका तो कोई कारण मैं समझता नहीं हूं, लेकिन सुरेंद्र सिंह टीटी को चूंकि मंत्री बना दिया गया है, इसलिए उन्हें क्या विभाग मिलेगा इसका असर कहीं मतदान पर ना पड़े, इसलिए असर सिर्फ मंत्री बनाने का रहे, उनके विभाग का ना रहे, ऐसी भी एक बात हो सकती है। पर फिलहाल ये माना जा रहा है कि 5 जनवरी को मतदान होने के बाद ही विभागों का वितरण होगा। आज श्रीकरणपुर में चुनाव का प्रचार थम गया। 5 जनवरी को मतदान है, 8 जनवरी को नतीजे आएंगे, क्योंकि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है मतदान की समाप्ति की, इसलिए आज शाम को बंद कर दिया गया। लेकिन दोनों पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। पूरी ताकत मतलब पूरी ताकत। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गली गली घूमे सुरेंद्र सिंह टीटी के साथ, देख लिया आप किस तरह। राजेंद्र राठौड़ तो वहाँ डेरा लगा कर बैठे हैं, जीत कर ही आएंगे। CR चौधरी वहाँ बैठे हैं, सुमित गोदारा वहाँ चले गए, जोराराम कुमावत चले गए, जिस भी जाति के, मंजू बागमार चली गई, जिस भी मंत्री की जाति के वोटर हैं वहाँ पे, कुमावत हैं तो कुमावत चले गए, जाट हैं तो सुमित गोदारा चले गए, खर्रा चले गए, झाबरमल, ऐसे सब लोगों ने पूरी ताकत लगा दी। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री जाता है तो असर होता है, प्रदेश अध्यक्ष जाता है, और राजेंद्र राठौड़ तो मंत्री से भी अलग है, ओहदा उनका अलग पोजीशन है। बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो ब्रह्मास्त्र था बिना विधायक हुए चुनाव के दौरान ही मंत्री बनाने का, वो भी चल दिया। इसके बावजूद जानकार लोग बताते हैं कि कांग्रेस वहां कड़ी चुनौती दे रही है। सुरेंद्र सिंह टीटी का सामने रुपेंद्र सिंह गुन्नर हैं, जिनके फादर का इंतकाल हुआ। उनके फादर के इंतकाल की वजह से चुनाव टल गया और अब चुनाव हो रहा है। गुरमीत सिंह कुन्नर, तो उनकी एक सहानुभूति लहर तो है ही, और डोटासरा सहित कांग्रेस के सारे दिग्गज भी वहाँ डेरा डाले बैठे हैं। उन्होंने भी इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इस चुनाव के जीतने से विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुमत जिसका उसका रहेगा, जो विपक्ष में रहेगा। लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार की पहली अग्नि परीक्षा है श्रीकरणपुर का चुनाव, और इसलिए कांग्रेस पूरा जोर लगाकर अपने दमखम को दिखाना चाहती है, ताकि वो 5 साल तक विधानसभा के अंदर भी बाहर भी प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित कर सके। इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2,40,000 मतदाता हैं यहाँ पर, उनमें से 1 लाख मतदाता शेड्यूल कास्ट के हैं। तो भाजपा को सबसे बड़ा धड़का है वो शेड्यूल कास्ट के मतदाता के ऊपर है, कि वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का मतदाता है, पर क्या इस बार भी कांग्रेस का बना रहेगा जबकि उनकी सरकार आ गई है प्रदेश में। 5 साल उनकी सरकार नहीं है, विकास का काम वो करेंगे, समस्याएं हल वो करेंगे, मंत्री बना दिया उन्होंने। इसके बावजूद वोटर साइलेंट है। 20-25 हज़ार के आसपास जाट हैं, 20-25 हज़ार के आसपास पंजाबी अरोड़ा हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को आज वहाँ आना था पंजाब के, पर कृषि मंत्री आए पंजाब के, और उन्होंने आकर चुनाव प्रचार किया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का। अब वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की क्या पोजीशन रहती है, इस पर बीजेपी का उम्मीदवार की हार जीत निर्भर है। अगर वो ज़्यादा वोट ले गए, ऐसा मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया, जानकार लोगों ने जो वहाँ की राजनीति समझते हैं, कि 25,000 के आसपास लोग वोट अगर आम आदमी पार्टी को चले गए तो भाजपा के लिए जीतना मुश्किल होगा, ऐसा वहाँ के जानकार लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, जो मैंने सुना आप तक बता दिया। ये देखिए, एक रैली निकाली आम आदमी पार्टी ने आज और प्रचार किया
अपने प्रत्याशी के हक में, क्योंकि पंजाब से लगा हुआ इलाका है। काफ़ी बड़ी संख्या में सरदार हैं, सरदार ही लड़ रहे हैं। प्रतिपाल सिंह सिंधु लड़ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी की तरफ से। आइए देखते हैं अब 5 तारीख को किधर वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को नतीजा क्या आता है। फिलहाल ताकत दोनों तरफ से जोरों से लगा दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 5 जनवरी को जयपुर आ रहे हैं। 5, 6, 7 3 दिन वो जयपुर रहेंगे। 5 तारीख को शाम को 5 बजे बीजेपी कार्यालय जा सकते हैं और बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की और विधायकों की बैठक हो सकती है। पूरी संभावना है कि उनको लोकसभा चुनाव का जीत का मंत्र देंगे मोदी और 5 तारीख को वो पार्टी का काम करेंगे। 6 और 7 को डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है पूरे देश के राज्यों की। वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, वहाँ डायरेक्शन देंगे, वहाँ निर्देश देंगे। उन्हें किस तरह काम करना है देश में ये बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला दिन पॉलिटिकल रखा है, पार्टी के नाम रखा है। विधायक और पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी मिलकर उन्हें सुनेंगे, उनको संबोधित करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। और वो 7 की बजाय 8 तक रह सकते हैं अमित शाह, तो ऐसा सुनने में आ रहा है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी बड़ी जोरों से। ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल चुनौती है। इतने सारे वीआईपी, इन सब की सुरक्षा और इन सब का प्रबंध, और प्रबंध के दौरान इतना सारे वर्कशॉप, कार्यशाला, सबका संचालन। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। आज उन्होंने दौरा किया, सीकर और नागौर गए, जायल भी गए, सीकर भी गए। उन्होंने बोसाना गांव में जाकर उज्ज्वल कार्ड योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर हैं उनको देखा, वहाँ पर जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि वास्तव में काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। लोगों से मिले, लोगों के हालचाल पूछे, भावनाएं जानी लोगों की, और किस तरह लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, किस तरह लोगों की समस्याओं को एड्रेस किया जा रहा है, किस तरह विकसित भारत की कल्पना को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। ये सब भजनलाल शर्मा ने आज किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से सब पूरे देश में सस्ता सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। राजस्थान में 450 रुपये का सिलेंडर शुरू हो गया है। हम घोषणा पत्र के सभी वादे पूरे करेंगे, ऐसा कहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने दौरे के दौरान। आज ख्याला के जायल में विकसित भारत संकल्प शिविर में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह वो प्रोजेक्ट है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रारंभ हुआ है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस अंत्योदय के प्रण को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गांव के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको सरकारी योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। उसी प्रण को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सरकारें आई थी 2014 से पहले, उन्होंने गरीबी के नाम पर वोट मांगे थे, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, लेकिन अगर गरीबी का सपना अगर साकार किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सांसद सुमेरानंद भी उनके साथ रहे। आप देख रहे थे अभी कि उस वक्त सीकर के दौरे में सीकर के सांसद सुमेरानंद भी उनके साथ थे। उनके लिए भी चुनाव सामने है, परीक्षा की घड़ी है। लोकसभा चुनाव, हालांकि विधानसभा चुनाव जीत चुकी है बीजेपी, लेकिन सीकर की सीटें ऐसी है विधानसभा की जहाँ प्रॉपर सीकर में कांग्रेस जीती है, यहाँ फतेहपुर शेखावटी में कांग्रेस जीती है, लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस जीती है, और
दाता रामगढ़ में कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस का अच्छा स्कोर है सीकर में, अलवर में 2 जगह पर। तो सीकर संसदीय क्षेत्र में सुमेधानंद जी के लिए बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव, और उनके लिए मुख्यमंत्री की ये यात्रा एक वातावरण बनाने का काम करेगी, ऐसा माना जा रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूं, एक तो चुनाव आयोग 7 जनवरी से दौरा शुरू कर रहा है, राजस्थान का नहीं पूरे देश का। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में चुनाव आयोग के दल देश के सभी राज्यों में जाएंगे 7 जनवरी से, और 1 हफ्ते में वो पूरा सब कुछ जो व्यवस्थाएं हैं उस संबंधी जानकारी लेकर इकट्ठा करके आएंगे। चुनाव आयोग ने इलेक्शन ड्यूटी के संबंध में लोगों की सूचियां मंगवा ली हैं। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग इस बात की तैयारी में है कि राम जन्मभूमि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी भी समय अगर चुनाव का ऐलान हो जाए तो चुनाव आयोग तैयार रहे, ऐसा लोगों को मानने में आ रहा है। अब वो चुनाव अप्रैल मई में होने वैसे तो, लेकिन जल्दी भी हो जाए तो चुनाव आयोग चुनाव करा सके, तैयारी इस तरह की जा रही है। हालांकि बच्चों की परीक्षा होती है स्कूल की मार्च में, इसलिए ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि अप्रैल में जब ड्यू है चुनाव तभी चुनाव होंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव होने हैं। राजस्थान में 3 सीटें खाली हो रही हैं। कुणाल मीना की सीट वैसे खाली हो गई क्योंकि वो विधानसभा चुनाव जीतने बाद इस्तीफा दे चुके। भूपेंद्र यादव रिटायर हो रहे हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं, और मनमोहन सिंह रिटायर हो रहे हैं। वापस 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। मेरा अनुमान है कि भूपेंद्र यादव को अगर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है अलवर से या महेंद्रगढ़ से, तो वो शायद रिपीट होंगे, और बीजेपी 1 सीट पर को नया प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस भी नया प्रत्याशी उतार सकती है, जवान प्रत्याशी कंपैरेटिवली, जो 5 साल पार्टी के काम आए, पार्टी के संचालन में सहयोग करे। अब ये आखिरी में चलते चलते देश की बात कर लेते हैं। आज दिन भर ये खबर उड़ती रही कि अशोक गहलोत के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, 2 नेशनल चैनलों में चला दी। अशोक गहलोत के नज़दीकी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा है। ये चर्चा और अफवाह इसलिए उड़ी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे। केजरीवाल के सामने ईडी की कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, केजरीवाल ने भी ईडी के सामने जाने से मना कर दिया है। तो क्या ये 2 व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, या जैसी चर्चा है कि हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन को या शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि आज विधायक दल की बैठक हुई, हेमंत सोरेन में पूरा विश्वास व्यक्त किया गया, लेकिन एक ऐसे कागज पर दस्तखत कराया गया जिस पर नाम मुख्यमंत्री का नहीं लिखा हुआ था, यानी कि नेता का नाम नहीं लिखा हुआ था। सभी विधायकों ने दस्तखत किए। हो सकता है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और महसूस किया जाए अगर कि नया चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए प्रदेश के संचालन के, तो उस स्थिति में शिबू सोरेन या कल्पना सोरेन कोई चीफ मिनिस्टर बन भी सकते हैं। हालांकि असमंजस का माहौल है। हेमंत सोरेन पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने, केजरीवाल पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने। केजरीवाल ने ईडी को जवाब भी भेजा है। सुनते हैं, अगर हम सुनवा सके तो केजरीवाल ने क्या जवाब भेजा है। केजरीवाल दिख रहे हैं बोलते हुए, लेकिन हम नहीं सुनवा पा रहे। फिलहाल ये कि दोनों मुख्यमंत्री पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने। क्या संवैधानिक संकट की स्थिति आएगी, या ये जेल में रहकर वहाँ से विधानसभा और सरकार का संचालन करेंगे, या इनकी जगह वैकल्पिक चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, नंबर 2 घोषित किया जाएगा किसी को। खासतौर पर केजरीवाल के तो नंबर 2 भी जेल में है, इसलिए ये भी एक संकट है। संजय सिंह भी जेल में है। तो अभी ये एक असमंजस की स्थिति ईडी के नोटिस के कारण हो गई है, पूरे देश में हो गई है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि इन दोनों मुख्यमंत्री के साथ पेश नहीं होने के बाद ईडी क्या सलूक करती है, क्या एक्शन लेती है, और उससे इंडिया गठबंधन की राजनीति कितनी प्रभावित होती है, लोकसभा चुनाव की तैयारियां कितनी प्रभावित होती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार नहीं कर पाऊँ, इसलिए मुझे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बीजेपी कांग्रेस ने राजस्थान में भी शुरू कर दी है, इस पर भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि क्या कांग्रेस के पास 25 सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने वाले 25 उम्मीदवार हैं भी,
या नहीं है, या फिर कांग्रेस को सचिन पायलट जैसे लोगों को या और दूसरे दिग्गजों को, डोटासरा जैसे दिग्गजों को विधानसभा का मोह त्याग करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहना पड़ेगा, ताकि एक कड़ी चुनौती पेश की जा सके बीजेपी के सामने। इस पर भी हम जल्दी ही किसी दिन आपसे चर्चा करेंगे। और बीजेपी क्या तैयारी करने जा रही है, जो खास तौर पर जो सांसद चुनाव लड़े विधानसभा का और हार गए, एक की जमानत जब्त हो गई, 2 दूसरे हारे हैं, किशनगढ़ के विधायक सांसद अजमेर के किशनगढ़ में हार गए, जीवाराम के सामने हार गए जालोर के सांसद देवाराम पटेल, देवजी पटेल, और नरेंद्र कुमार हार गए झुंझुनू में। तो हारे हुए सांसदों को, जो अभी भी सांसद तो हैं बने हुए, लेकिन क्या इनको टिकट दिया जाएगा बीजेपी में या नहीं दिया जाएगा, इनकी जगह नए लोगों को लड़ा जाएगा, इस पर भी हम जल्दी आपसे चर्चा करेंगे। पेरेंटी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।